चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन। कल मैंने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन दो चीज बताया था बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी में अनेक रीनल पिरामिड होते हैं बच्चों। रीनल पिरामिड 15 से 20 होते हैं। रीनल पिरामिड के अंदर यहाँ पर नेफ्रॉन होते हैं और नेफ्रॉन आगे चल करके कॉलम डक्ट ऑफ बेलनी में खुलता है। डक्ट ऑफ बेलनी पेल्विस में खुलता है। पेल्विस यूरेटर के द्वारा बाहर खुल जाता है। जनरल स्ट्रक्चर बताया था बच्चों इस टाइप से, कन्वेक्स सरफेस एंड दिस वन इज पेल्विस। पेल्विस में यहाँ पर कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कप लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर ट्राइंगुलर रीनल पिरामिड होते हैं। ये रीनल कॉलम ऑफ बर्टिन बीच में यहाँ पर होती है। इसमें नेफ्रॉन होते हैं। ये पेल्विस रीजन है। ये बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, जबकि अंदर वाला पार्ट मेडुला कहलाता है। और एक नेफ्रॉन जब हमने बताया था, नेफ्रॉन के केस में यहाँ पर डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर थी। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये स्ट्रक्चर बच्चों बताया था। इसको कहते हैं नेफ्रॉन। दूसरा नाम है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। दिस वन इज यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन और यूनिट ऑफ किडनी। ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करती है। ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया था बच्चों। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। कुछ नेफ्रॉन तो बच्चों कॉर्टिकल रीजन में होते हैं, यहाँ पर से फैले होते हैं, और कुछ होते हैं मेडुलरी रीजन में। इसके बेस पर यहाँ पर दिस वन इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन भी कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में होते हैं इनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, और जो मेडुला वाले में होते हैं उनको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, फर्स्ट है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। नंबर वन, JUXTRA, जक्स्टा मेडुलरी, MEDULLARY, मेडुलरी नेफ्रॉन। खास तौर से मेडुलरी वर्ड्स ये आपको ध्यान रखना है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, these नेफ्रॉन, इसका बच्चों परसेंटेज पूछा जाता है अधिकतर। These form 15% of total nephron. Here is 15% of total nephron. कुल नेफ्रॉन का 15% मेडुलरी रीजन में पाया जाता है, इसलिए इनको कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। Close to the inner margin of cortex and long loops of Henle are placed deep into the medulla. Long loop means ये नेफ्रॉन अधिकतर मेडुलर रीजन में पाए जाते हैं। इनका जो यहाँ पर है ग्लोमेरुलस प्लेस्ड इन क्लोज इनर मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स। नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस इनर मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स एंड लॉन्ग लूप Henle placed in deep into medulla. This one is mainly found in मेडुलरी रीजन, मुख्य रूप से मेडुलरी रीजन में पाया जाता है। मेडुलरी रीजन इनर रीजन है और कॉर्टिकल रीजन बाहर रीजन है। इनर की तरफ जो मेडुलरी रीजन है, यहाँ पर बच्चों होते हैं बहुत सारी वासा रेक्टा। सेकेंड पॉइंट, दे आर एसोसिएटेड विद वासा रेक्टा, VASA, वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा से जुड़ी होती है। वासा रेक्टा, अब बच्चों वासा रेक्टा कैसी होती है? ब्लड वेसल रनिंग पैरेलल टू द लूप ऑफ Henle। नेक्स्ट वर्ड वासा रेक्टा, VASA, वासा RECTA। वासा रेक्टा क्या होती है? जो ब्लड वेसल्स होती हैं रनिंग टू लूप ऑफ Henle, जो लूप ऑफ Henle के पैरेलल चलती रहती है। सपोज ये लूप ऑफ Henle है, जैसे हमने बताया, यहाँ पर जो ब्लड वेसल है इसके पैरेलल जो ब्लड वेसल होती है उनको कहते हैं जो वासा रेक्टा। वासा रेक्टा, these are blood vessels running parallel to loop of Henle. These are blood vessel, ये रुधिर वाहिनियां होती हैं। ब्लड वेसल रनिंग कहाँ पर पाई जाती है? रनिंग पैरेलल, समानांतर,
parallel to this one is loop of Henle. जो लूप ऑफ हेनले के समानांतर होते हैं वासा रेक्टा कहते हैं पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले एंड फॉर्मिंग काउंटर करंट सिस्टम इन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। और ये क्या बनाती है काउंटर करंट सिस्टम। जैसे यूरिन इधर की तरफ फ्लो होता है तो उसमें ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो होगा, काउंटर करंट कहते हैं। दे फॉर्म काउंटर करंट सिस्टम, दे फॉर्म देयर इज काउंटर COUNTR काउंटर करंट सिस्टम। काउंटर करंट सिस्टम का क्या यूज है? जो ये यूरिन को गाढ़ा करने में हेल्प करती है जिससे कि वाटर को रीअब्सॉर्ब कर सके। They help in counter current system in juxtamedullary nephron continuous with afferent artery. And finally, this one is finally continuous, लगातार होती है, continuous and UOUS with afferent artery. Afferent artery के समानांतर होती है, AFFERENT afferent artery के समानांतर होती है। This one is vasa recta. Vasa recta क्या होती है? जो ध्यान रखना है ब्लड वेसल है जो लूप ऑफ हेनले के समानांतर चलती हैं और यहाँ पर ये फिर अंत में एफरेंट आर्टरी फाइनली एफरेंट आर्टरी में खुल जाती है। तो बच्चों मेडुलरी नेफ्रॉन की मात्रा आपको 15% ध्यान रखनी है। और कहाँ पर मिलते हैं? ये मेडुलरी रीजन में पाया जाता है। ये मेडुलरी रीजन है, ये कॉर्टिकल रीजन है। अगर कॉर्टिकल रीजन होगा तो वो उसमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगे। तो बच्चों जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन होते हैं, मेनली फाउंड इन मेडुलरी रीजन एंड दे आर एसोसिएटेड विद वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या है? दीज आर ब्लड वेसल रनिंग पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले। दे फॉर्म काउंटर करंट सिस्टम। काउंटर करंट सिस्टम का मीनिंग आपको क्लियर रखना है। जब इसमें फिल्ट्रेट आगे को फ्लो करेगा तो उसमें ब्लड पीछे की तरफ फ्लो करेगा, इस टाइप से इसको कहते हैं काउंटर करंट सिस्टम। सेकेंड टाइप के नेफ्रॉन है, दिस आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी सेकेंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन दे फॉर्म कोई 15% बनाते हैं, दे फॉर्म 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। कुल नेफ्रॉन का 85% भाग ये बनाते हैं, 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। And these are mainly found in outer cortex region. ये मुख्य रूप से बाहरी कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। Found in cortex region, CORTX कॉर्टेक्स रीजन में पाई जाती है। अब इस रीजन में वासा रेक्टा अब्सेंट होता है, ये पॉइंट भी आपको समझना है। Outer cortex region a relatively short loop, hence short distance. They lack vasa recta. यहाँ पर vasa recta absent होता है। This one is VASA vasa recta absent. यहाँ पर vasa recta absent होता है। तो बच्चों ये दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन एंड सेकंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन 15% होते हैं, मेडुलरी रीजन में पाए जाते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% होते हैं, ये यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर वासा रेक्टा होता है, यहाँ पर वासा रेक्टा नहीं होता है। तो बच्चों ये दो टाइप के नेफ्रॉन आपको समझना है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों यूरिन फॉर्मेशन। मेन फिजियोलॉजी ऑफ किडनी हियर इज यूरिन फॉर्मेशन। मूत्र का निर्माण किस तरीके से होता है? यूरिन फॉर्मेशन इसके 3 स्टेप है बच्चों, 3 स्टेप्स। नंबर 1 फर्स्ट कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन बड़ा निश्चिंत वर्ड भी है। और सेकंड है ट्यूबुलर सिक्रीशन या रीएब्जॉर्प्शन। दोनों ही पॉइंट यहाँ पर आते हैं। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन SELACTIV सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन SORPTION। थर्ड पॉइंट आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन BULAR SECRETION ट्यूबुलर सिक्रीशन। 3 स्टेप है। एक अल्ट्राफिल्ट्रेशन फॉर्मेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? दिस वन इज बॉमन कैप्सूल के अंदर होती है। यहाँ पर ये
डबल वॉल्ड कपलाइन स्ट्रक्चर है, तो कहते हैं बाउमन कैप्सूल। फिर यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होती हैं, यहाँ पर बड़ी ब्लड वेसल ब्लड को लाती है और फिर छोटी ब्लड वेसल छोटे डायमीटर ब्लड को ले जाती है। तो जो यहाँ पर ये एक नेटवर्क बन जाता है कैपिलरी का। ये जो नेटवर्क है यहीं पर बच्चों फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। ये ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क बन जाता है, इसको कहते हैं, दिस वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। बाहर बाउमन कैप्सूल और अंदर की तरफ ग्लोमेरुलस। अंदर का पार्ट, दिस वन इज ग्लोमेरुलस। बाहर का पार्ट, दिस वन इज बाउमन कैप्सूल। बाहर के पार्ट को बाउमन कैप्सूल कहते हैं। और ये एफरेंट आर्टेरियोल, AFFERENT, एफरेंट आर्टेरियोल। और ये होती है बच्चों इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, तो इसके कारण यहाँ पर एक प्रेशर बन जाता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GHP यहाँ पर बनता है। इसका मान, हियर इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसका मान 70 मिलीमीटर Hg होता है। ये प्रेशर क्यों बनता है? क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है। इसके ज्यादा व्यास होने से ज्यादा ब्लड आता है, इसके कम व्यास होने से कम ब्लड जाता है, जिससे यहाँ पर एक प्रेशर बन जाता है जिसको कहते हैं GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस प्रेशर का दो प्रेशर अपोज करते हैं, वन इज BCOP, सेकेंड CHP। एक प्रेशर होता है BCOP, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मान जो यहाँ पर होता है BCOP, दिस वन इज 30, और CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 20, इसका 20 हो जाए। इसको कहते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रेशर इसका अपोज करता है। थर्ड BCOP, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 30, इसका मान 30 होता है। ये सपोज 3 डंडे अपोज कर रहे हैं। और एक होता है जो CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसका मान 20 होता है, तो 20 यहाँ पर हो गया। 5 डंडे ऊपर को कर दिए हमने, और GHP 70, 7 डंडे नीचे की तरफ को, इस टाइप से 3, 4, 5, 6, 7। तो बच्चों इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है GHP माइनस BCOP प्लस CHP, मीन्स हो गया 70 माइनस 30 प्लस 20 इक्वल टू हो गया 20 मिलीमीटर Hg का प्रभावी फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है, प्रभावी छलन दबाव होता है। 70 का ऊपर से ज्यादा आ रहा है, 50 का नीचे से कम आ रहा है, तभी बच्चों जब इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा तब बच्चों इफेक्टिव फिल्ट्रेशन होगा। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन के लिए अपोजिंग प्रेशर होना बहुत जरूरी है। जैसे हम आटे की छन्नी होती है, उसमें छेद का साइज बड़ा छोटा कर देते हैं, छन्ने की क्रिया प्रॉपर नहीं हो पाती, तो वहां पर जो छेद के चारों तरफ की दीवार है वो उसका अपोज करती है। ऐसे ये है बच्चों GHP होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये काय के कारण होता है? ड्यू टू मच डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल देन इफरेंट आर्टेरियोल। इसके ज्यादा व्यास और इसके कम व्यास होने के कारण यहाँ पर जो ब्लड आता है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका मान 70 मिलीमीटर Hg है। एक होता है BCOP और एक होता है CHP। BCOP होता है ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये होता है बच्चों ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन। हियर इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन के कारण होता है जो यहाँ पर पहले से उपस्थित होती है। और CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये होता है बच्चों पहले से ऑक्युपाइड लिक्विड के कारण। अगर कोई लिक्विड पहले से ये है वहां पर है तो उसको कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बाउमन कैप्सूल। इट इज ड्यू टू फिल्ट्रेशन प्रेशर इन बाउमन कैप्सूल। Here is capsular hydrostatic pressure 30 millimeter Hg. फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन बाउमन कैप्सूल। जो यहाँ पर फिल्ट्रेट है
उसके कारण जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन बाउमेन कैप्सूल, इसको कहते हैं CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पहले से जो तरल है और जो प्रोटीन होती है उनके कारण 50 मिलीमीटर Hg का अपोजिट प्रेशर लगता है, जिससे प्रभावी फिल्ट्रेशन प्रेशर, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इक्वल टू GHP माइनस BCOP प्लस CHP 70 माइनस 30 प्लस 20 इक्वल टू 20 मिलीमीटर Hg। ये होता है बच्चों बेसिक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। फर्स्ट पॉइंट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परानिषंद। अब ब्लड में बच्चों, जो लंग्स में, सॉरी, इसमें किडनी में जो ब्लड आता है, दिस वन इज large volume of blood about 1 liter per minute flow through the kidney. 1 liter per minute, 1 liter per minute blood flows through kidney. किडनी से प्रभावित होता है, flow through kidney. 1 liter per minute blood flows through kidney. किडनी से प्रभावित होता है। This one is filtration takes place through semi-permeable membrane of glomerulus. दूसरा पॉइंट, फिल्ट्रेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन ग्लोमेरुलस। फिल्ट्रेशन की क्रिया ग्लोमेरुलस में होती है। फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन ग्लोमेरुलस। फिल्ट्रेशन की क्रिया ग्लोमेरुलस में होती है। दिस वन इज, ग्लोमेरुलस क्या है बच्चों? दिस वन इज टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी। ग्लोमेरुलस रुधिरवाहिनी का जाल है। ग्लोमेरुलस MURULS इज टफ्ट, टफ्ट माने जाल, टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी, रुधिरवाहिनी का जाल है। ग्लोमेरुलस इज टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी। दिस वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बाई। फिर उसके बाद एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वाटर, एपिथीलियम, एंडोथीलियम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बाई पोडोसाइट सेल। अब यहाँ पर जो बाउमन कैप्सूल में यहाँ पर पोडोसाइट सेल होती है, ये ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पोडोसाइट सेल, पोडो CYT सेल रेस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होती हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ULTRA, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परानिषंद के लिए पोडोसाइट सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर each glomerulus receive blood from afferent artery and blood is carried by efferent artery. Blood afferent artery से receive करती है, carried by efferent artery. Due to the difference of diameter of afferent and efferent artery, afferent और efferent artery के व्यास में भिन्नता के कारण there is a pressure develop, एक प्रेशर दबाव उत्पन्न हो जाता है। This is called GHP। फिर उसके बाद afferent artery, afferent artery bring blood, ARTERY, bring blood, blood को लाती है। और कौन सी ले आती है? efferent, EFFERENT, artery, ARTERY, carry blood, रुधिर को ले जाती है। This one is carry blood, रुधिर को ले जाती है। अब बच्चों इन्हीं के डायमीटर के डिफरेंस के अनुसार, here is due to difference in diameter, difference in diameter, difference in diameter, इनके व्यास के कारण, आपको पता है बच्चों इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है। Due to difference in diameter, there is a pressure develop. This one is, there is a pressure develop, एक प्रेशर विकसित होता है, प्रेशर डेवलप, कॉल्ड, इसे कहा जाता है, दिस वन इज GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं जिसको GHP। देयर इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर।
और इसका मान होता है बच्चों 70 मिलीमीटर Hg। यहां से स्टार्ट करना है। जीएचपी किसके कारण होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर, ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर किसके बीच में? बिटवीन एफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल। इनमें डिफरेंस में डायमीटर के कारण देयर इज ए प्रेशर डेवलप, एक दबाव विकसित होता है, कॉल्ड जीएचपी। इसे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, जीएचपी कहते हैं। और इसका मान 70 मिलीमीटर Hg, इसका मान 70 मिलीमीटर Hg होता है। एंड देन दिस प्रेशर इज अपोज्ड बाय टू प्रेशर, इस प्रेशर का दो प्रेशर अपोज करते हैं। देयर इज this pressure this pressure is opposed by, इसका विरोध करते हैं, opposed by two pressure, इस प्रेशर का दो प्रेशर अपोज करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट है BCOP, फुल फॉर्म ध्यान रखनी है बच्चों, ब्लड कोलाइडल, LLOIDAL ऑस्मोटिक, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मान होता है 30 मिलीमीटर Hg। और ये कैसे डेवलप होता है? ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन, दिस वन इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन, हियर इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन के कारण। और सेकंड होता है CHP, इसको कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसका मान होता है बच्चों 20 मिलीमीटर Hg। ये क्यों होता है? ड्यू टू फिल्ट्रेट, ऑलरेडी फिल्ट्रेट प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पर पहले से फिल्ट्रेट होता है। दिस वन इज ड्यू टू फिल्ट्रेट, क्योंकि वहां पर पहले से फिल्ट्रेट उपस्थित होता है, उसके कारण ये बच्चों CHP। ये दो प्रेशर अपोज करते हैं और ये होता है GHP। GHP 70 नीचे की तरफ आता है, 50 अपोज करता है। सो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, यहाँ पर आ गया इफेक्टिव, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, प्रभावी छनन दबाव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP। क्या हो गया बच्चों? जैसे मैंने बताया था GHP माइनस BCOP प्लस CHP, 70 माइनस 20 प्लस 30 इक्वल टू हो गया बच्चों 20 मिलीमीटर Hg। इतना प्रभावी फिल्ट्रेशन प्रेशर है। अब इस प्रभावी फिल्ट्रेशन प्रेशर में सभी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर छन जाते हैं, उसके साथ साथ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट भी छन जाते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट and water and electrolytes filtered by Bowman capsule, Bowman capsule की दीवार के द्वारा छान दिए जाते हैं और ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर पहुंचने के बाद इसको कहा जाता है बच्चों फिल्ट्रेट, छना हुआ पदार्थ, इसको कहते हैं फिल्ट्रेट। लेकिन इसमें यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस तो होते ही होते हैं, लेकिन यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं। तो बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यही आपको ध्यान रखना है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है जिसमें GHP माइनस BCOP प्लस CHP होता है। इस इफेक्टिव फिल्ट्रेशन में सारे नॉन कोलाइडल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस नॉन कोलाइडल होते हैं, लो मोलिकुलर वेट होते हैं, वो सब फिल्टर हो जाते हैं। क्योंकि RBC WBC कोलाइडल होती है, चिपक कर चलती है, वो फिल्टर नहीं हो पाती। तो यहाँ पर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर यहाँ पर 20 हो गया। अब आ गया इन दिस इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर में, इन दिस EFP ऑल नॉन कोलाइडल सब्सटेंस, सभी नॉन कोलाइडल सब्सटेंस, सभी नॉन कोलाइडल सब्सटेंस और जो लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंस, लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंस फिल्टर्ड, ये सब पदार्थ छन जाते हैं, फिल्टर्ड। इसमें कौन कौन से होते हैं? सच एज, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ,
नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये तो होता ही होता है, साथ में वाटर भी, कॉमा ग्लूकोज भी, कॉमा इलेक्ट्रोलाइट भी। इलेक्ट्रोलाइट ये सब फिल्टर हो जाते हैं। ये सब जो यूजफुल सब्सटेंस है, जैसे नाइट्रोजन वेस्ट तो ठीक है, वाटर, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, ये बच्चों इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, इनका ही दोबारा से एब्जॉर्प्शन होता है। इसीलिए सेकेंड हेडिंग आती है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो यूजफुल सब्सटेंस फिल्टर हो गए, इनको एब्जॉर्ब करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ जैसे यहाँ क्लियर है, फिर इसके बाद बाउमन कैप्सूल आता है, डिसेंडिंग लिम्फ, फिर असेंडिंग लिम्फ, फिर कलेक्टिंग डक्ट आती है, ये हो गया। अब ये ब्लड कैपिलरी यहाँ से आने के बाद यहाँ से एकदम नहीं चली आती, बल्कि इसके चारों तरफ नेटवर्क बनाती है। इसके चारों तरफ नेटवर्क को ही जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं, ये है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ये बच्चों सेकंड दो हेडिंग है उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट हेडिंग तो कंप्लीट हो गई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब सेकंड हेडिंग आती है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। दिस वन इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं इसको। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में जो यूजफुल सब्सटेंस फिल्टर हो गया है, उनका शरीर से बाहर जाना बहुत ही नुकसानदायक होता है, इसलिए इनको पुनः अवशोषण किया जाता है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मीन्स होता है जो यूजफुल सब्सटेंस फिल्टर हो गए, उनका पुनः अवशोषण होना। जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब यहाँ पहुंच गए फिल्ट्रेट, तो यहाँ पर से ये दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इस ब्लड में आ जाएंगे ये सब। इस ब्लड में दोबारा से आना, फिर ये शरीर में चले जाते हैं, इसको कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और लास्ट हेडिंग आती है सिक्रीशन। जो पदार्थ यहाँ पर फिल्टर नहीं हो पाए, वो इस ब्लड में चले, अब इस ब्लड से दोबारा से यहाँ पर से ये यहाँ मिला दिया जाते हैं, इस ब्लड से यहाँ पर फिल्ट्रेट में मिला दिया जाता है, इसको कहते हैं सिक्रीशन। इसके पश्चात जो यूरिन बनता है, उसमें कोई भी यूजफुल सब्सटेंस नहीं रह जाता, और जो ब्लड शरीर को जाता है, इसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं रह जाता। ये दोनों हेडिंग लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मीन्स जो यूजफुल सब्सटेंस फिल्टर हो गए, उनका पुनः अवशोषण होना। और सिक्रीशन क्या हो गया? जो पदार्थ यहाँ पर फिल्टर नहीं हो पाए, वो यहाँ पर हल्ले लूप में दोबारा से यहाँ ब्लड कैपिलरी से यहाँ पर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, इसको कहते हैं सिक्रीशन। फर्स्ट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में यहाँ पर आता है बच्चों, दिस वन इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन से पहले यहाँ पर दो तीन इंपॉर्टेंट है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के साथ ही वर्ड आते हैं। दो तीन जो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड तो है दिस वन इज GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वन इज GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, FILTRATIO, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं इसको। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, glomerular filtration rate is one is amount of filtrate formed by kidney per minute। एक मिनट में किडनी के द्वारा कितना फिल्ट्रेट बनाया जाता है, उसको कहता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR, amount of filtrate formed by kidney per minute। This one is amount of filtrate, FILTRAT, formed by kidney, formed by kidney per minute। एक मिनट में किडनी कितना फिल्ट्रेट बनाती है, इसको कहते हैं बच्चों GFR। यहाँ पर ब्लड जा रहा है, फिर यहाँ से वापस आ रहा है, इस ब्लड में से जितना भी ऑक्सीजन पदार्थ है वो फिल्टर हो रहा है, यहाँ पर फिल्ट्रेट होता है, छना हुआ पदार्थ कहते हैं उसको। एक मिनट में कितना पदार्थ छान रही है, या एक मिनट में कितना छना हुआ पदार्थ बन रहा है, इससे कुछ GFR कहते हैं। Amount of filtrate formed by kidney per minute, this one is called GFR, इसे GFR कहते हैं। Normal GFR is about 125 milliliter per minute। There is its value, इसका मान कितना होता है 125 मिलीलीटर
पर मिनट, एक मिनट में 125 मिलीलीटर बनता है। जीएफआर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जीएफआर कितना होता है? 125 मिलीलीटर पर मिनट। दिस वन इज डिक्रीज जीएफआर में साइन ऑफ रीनल फेलियर। अगर जीएफआर का मान कम हो रहा है इसका मतलब किडनी में कोई प्रॉब्लम है। हियर इज डिक्रीज्ड जीएफआर, DECREASAD, डिक्रीज्ड जीएफआर। अगर जीएफआर का मान कम है तो ये काय का साइन है? साइन ऑफ रीनल फेलियर, किडनी फेल की संभावना है। It is sign SIGN of renal. This one is failure FAILURE. किडनी फेलियर की के सिम्टम है, साइन ऑफ किडनी फेलियर। तो जीएफआर का मान बच्चों आपको ध्यान रखना है। दिस वन इज 1100, 1200, 1250 blood circulate per minute through two kidney, and out of it is plasma. This is called renal plasma flow or renal plasma flow. Renal plasma flow RPF. Here is renal plasma flow. दूसरा वर्ड है renal plasma flow RPF. renal plasma flow RPF. RPF क्या है बच्चों? About 1250 milliliter blood circulate per minute through two kidney. About 1250 ml blood flows per minute through both kidney. दोनों किडनी में लगभग 1250 मिलीलीटर ब्लड फ्लो करता है एक मिनट में। 1250 ml blood flows per minute through both kidney. 1250 इसकी वैल्यू पीछे थोड़ा सा वेरी करते हैं, कहीं कहीं पर 1100 लिखा रहता है, कहीं कहीं पर 1200 लिखा रहता है। शुरू में हमने 1 लीटर बताया था, 1100 से 1200 भी है, कहीं कहीं पर 1250 ml है। तो बच्चों किडनी में एक मिनट में कितना ब्लड फ्लो कर रहा है? लगभग 1100 से 1200 ml या 1250 ml blood flow per minute through both kidney, and out of it 650 to 700 ml is plasma. इनमें से out of it, इसमें से out of it, this one is 600 to 750 ml is plasma. ये प्लाज्मा होता है क्योंकि हमने बताया ब्लड कंपोजिशन में 45% ब्लड सेल और बाकी 55% प्लाज्मा होता है। तो 1250 में से हमने 600 से 700 ml लिया, इसको कहते हैं बच्चों प्लाज्मा। दिस इज प्लाज्मा, दिस इज कॉल्ड रीनल प्लाज्मा फ्लो। इसी को कहते हैं, इट इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है रीनल प्लाज्मा फ्लो RPF. Its value is 600 to 750 ml. RPF 600 से 750 ml होता है। किडनी में कितना ब्लड फ्लो कर रहा है उसका कितना परसेंट प्लाज्मा है, इसी को बच्चों आरपीएम कहते हैं। जो जीएफआर होता है वो बच्चों यहाँ पर 125 ml पर मिनट भी होता है और 180 लीटर पर डे भी होता है। अगर इसको पर डे के वॉल्यूम में निकालें तो बच्चों ये हो गया इक्वल टू 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे। एक दिन में इतना रीनल फिल्ट्रेट बनता है बच्चों, 180 लीटर। अब 180 लीटर अगर रीनल फिल्ट्रेट बनता रहे, अगर हम यूरिन जाते हैं तो हम तो दिन भर यूरिन जाते रहेंगे, लेकिन जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो दोबारा से एब्जॉर्ब होना जरूरी है। तो रीनल फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे, इतना फिल्ट्रेट बनता है एक दिन में। 180 में से 178 लीटर करीब एब्जॉर्ब हो जाता है, 1 से 1.5 या 2 लीटर ही यूरिन का उत्सर्जन होता है। अब है बच्चों आरपीएफ रीनल प्लाज्मा फ्लो। दोनों किडनियों में एक मिनट में कितना प्लाज्मा फ्लो करता है? दोनों किडनियों में एक मिनट में 600 से 750 ml प्लाज्मा फ्लो करता है, इसको कहते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। अबाउट 1250 या 1100 to 1200
मिलीलीटर ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू बोथ किडनी, दोनों किडनी में प्रोवाइड होता है। आउट ऑफ इट 600 टू 750 ml इज प्लाज्मा, इसमें से इतना प्लाज्मा होता है, इसलिए रीनल प्लाज्मा फ्लो इज 600 टू 750 ml। ये रीनल प्लाज्मा फ्लो 600 से 750 ml हो गया। इसके बाद आ गया फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, लास्ट वर्ड एफ एफ, फिल्ट्रेशन, FILTRATION, filtration fraction, filtration fraction, this one is FF। filtration fraction होता है बच्चों, this one is filtration fraction 125 GFR upon, here is GFR, glomerular filtration pressure upon RPF, RPF रीनल प्लाज्मा फ्लो। ये हो गया बच्चों 125 और ये हो गया इसका 650 में से हमने 750 इसका एवरेज सपोज 700 ले लिया, तो बच्चों फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन दिस वन इज 0.17 हो गया, 0.17 ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है। FF का मान FF 0.17, RPF 600 to 750 ml, फिर हो गया GFR, दिस वन इज 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे। ये GFR, तीन वर्ड है बच्चों यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से रिलेटेड, तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। रीनल प्लाज्मा, रीनल फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, रीनल प्लाज्मा फ्लो और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है GFR अपॉन RPF, GFR 125, RPF 700 का रखा हमने, दोनों का एवरेज ले लिया। GFR अपॉन RPF इंटू 100 हो गया, तो यहाँ पर GFR इंटू 100 हो गया, दिस वन इज इंटू 100 नहीं होगा बच्चों, परसेंटेज में अगर निकालना है डायरेक्ट इतना ही है, तो ये इसको 100 से नहीं करना आपको, 0.17 हो गया। अब बच्चों फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट हो गई, अब आता है हियर इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। सेकंड स्टेप, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में हमने बताया था जो भी यूजफुल सब्सटेंस फिल्टर हो गया उसका दोबारा से पुनः अवशोषण करना, उसी को ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। सेकंड, हियर इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण, SORPTR। ऑल यूजफुल सब्सटेंस, सभी लाभदायक पदार्थ और यूजफुल सब्सटेंस कौन कौन से बच्चों, थोड़ा वो यहाँ लिखना है, लाइक ग्लूकोज, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, LYT आर रीअब्जॉर्ब, पुनः अवशोषित होते हैं, रीअब्जॉर्ब इन रीनल ट्यूब्यूल्स, इनका रीनल ट्यूब्यूल्स में पुनः अवशोषण होता है, दिस वन इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। All useful substances like glucose, water and electrolyte, they are reabsorbed in renal tubules। क्योंकि उनका शरीर से लॉस होना शरीर के लिए नुकसानदायक है, इसलिए उनका पुनः अवशोषण होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों इसमें से यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया हो रही है, here is PCT, so maximum reabsorption 70 to 80% electrolyte and water। सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है। इन PCT, here is PCT 75% रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, 75% पुनः अवशोषण की क्रिया होती है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट टेक प्लेस, इलेक्ट्रोलाइट टेक प्लेस, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट का पुनः अवशोषण होता है बच्चों, कहाँ पर, इसको कहते हैं PCT। फिर उसके बाद यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है बच्चों, डिसेंडिंग लिम्ब परमेबल टू वाटर बट एन असेंडिंग लिम्ब दिस वन इज इम्परमेबल टू वाटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लूप ऑफ हेनले की दो लिम्ब्स होती है, एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब। इसमें एक लिम्ब वाटर के लिए परमेबल है और एक लिम्ब अपरमेबल। यही बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू वाटर बट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। वर्ड याद रखना है, DESCENDING, डिसेंडिंग लिम्ब, ये जो मेन उतरने वाली शाखा है, दिस वन इज परमेबल टू वाटर, ये पहली वाली वाटर के लिए पारगम्य है। परमेबल टू वाटर, वाटर के लिए तो पारगम्य है बट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। दिस वन इज इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपारगम्य है, इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ये बच्चों डिसेंडिंग लिम्ब का ध्यान रखना है। दिस वन इज परमेबल टू वाटर, उतरने वाली शाखा वाटर के लिए पारगम्य है। लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब है, चढ़ने वाली शाखा, दिस वन इज इम्परमेबल टू वाटर बट परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, जस्ट इसका अपोजिट है बच्चों। अब सेकंड आ गया ascending limb, चढ़ने वाली शाखा, दिस वन इज इम्परमेबल टू वाटर, ये परमेबल है। अब आ गया इम्परमेबल टू वाटर, वाटर के लिए अपारगम्य, बट परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल, बट परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल टू वाटर, परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के लिए पारगम्य है। तो बच्चों जो भी यूजफुल सब्सटेंस इस फिल्ट्रेट में रह जाता है उसका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, इसी को ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, परमेबल टू वाटर, इम्परमेबल टू वाटर, इस टाइप से। उसके बाद क्योंकि वाटर के लिए पारगम्य है, कौन सी वाली शाखा, डिसेंडिंग लिम्ब, इसलिए जो इस फिल्ट्रेट में जितना भी वाटर यहाँ पर प्रेजेंट होता है सब के सब वाटर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि जो 180 लीटर पर डे बनता है, 180 लीटर पर डे में से 170 लीटर पर डे तो वो एब्जॉर्ब करना है। शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर से एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर ये पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन, ये बच्चों वाटर के लिए परमेबल है, इसलिए पानी का पुनः अवशोषण यहीं पर होता है। और दूसरे वाले पोर्शन में जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है उन सबका पुनः अवशोषण होता है, क्योंकि ये वाटर के लिए परमेबल है, ये वाटर के लिए इम्परमेबल है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है। अब बच्चों नेक्स्ट है, हियर इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, हियर इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, SECRETN। अब सिक्रीशन किसे कहते हैं बच्चों, जो पदार्थ यहाँ पर फिल्टर नहीं हो पाया, some nitrogenous waste which could not filtered in glomerulus, कुछ नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ जो ग्लोमेरुलस में फिल्टर नहीं हो पाए, ये कहाँ चले जाते हैं बच्चों, एफरेंट ब्लड वेसल में, एफरेंट आर्टेरियल में, फिर एफरेंट आर्टेरियल इसके चारों तरफ नेटवर्क बनाती है। तो बच्चों एफरेंट आर्टेरियल से ये जो फिल्ट्रेट पदार्थ है ये दोबारा से यहाँ पर फिल्ट्रेट में मिला दिया जाता है, इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। Some nitrogenous waste product which could not filter air, कुछ नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ जो यहाँ पर फिल्टर नहीं हो पाए वो यहाँ पर ब्लड वेसल में चले गए, और जब यहाँ पर ब्लड वेसल रीनल ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ कुंडली बनाई तो यहाँ से इस फिल्ट्रेट में मिला दिए जाते हैं, इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूब्यूल में सिक्रीशन की क्रिया। सम नाइट्रोजनस वेस्ट, कुछ नाइट्रोजीनस वेस्ट, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट विच कुड नॉट, जो नहीं छन पाए, विच कुड नॉट फिल्टर, फिल्टर इन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में फिल्टर नहीं हो पाए, ग्लोमेरुलस। सम नाइट्रोजनस वेस्ट विच कुड नॉट फिल्टर इन ग्लोमेरुलस, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जो यहाँ पर फिल्टर नहीं हो पाए, दे आर सिक्रीटेड इन रीनल ट्यूब्यूल्स, ये यहाँ पर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। दे आर सिक्रीटेड, SECRETD इन रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स में उत्सर्जित
कर दिए जाते हैं, इसी को कहते हैं जो ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो पदार्थ यहाँ पर फिल्टर नहीं हो पाया वो यहाँ पर इसमें मिला दिया जाता है, इसे वो कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसके बाद जो ब्लड हमारे शरीर में जाता है इसमें कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रहता। जो यूरिन या फिल्ट्रेट यहाँ से बाहर निकलता है इसमें कोई भी यूजफुल सब्सटेंस नहीं रहता। जो यूजफुल सब्सटेंस इसमें था वो रिएब्जॉर्प्शन के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया, और जो हार्मफुल सब्सटेंस इसमें था वो यहाँ पर सिक्रीट हो गया। हार्मफुल सब्सटेंस का उत्सर्जन करना सिक्रीशन हो गया, और यूजफुल सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होना ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन हो गया। तो ये दो वर्ड बच्चों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब यूरिन बनता है, नेक्स्ट यूरिन बनता है, तो बच्चों यहाँ पर एक ये डायग्राम भी आपको याद रखना है। सपोज ये है बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल की फर्स्ट लेयर है, इसको कहते हैं पीसीटी, और ये पीसीटी का पोर्शन यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर ये छोटा हो गया, अब ये डिसेंडिंग लिम्ब हो गई, और फिर ये पतली असेंडिंग लिम्ब हो गई, फिर यहाँ पर थोड़ा सा मोटा पोर्शन ये डीसीटी हो गया, डीसीटी फिर यहाँ पर आगे चल करके ये पतला पोर्शन, फिर आ गया बच्चों कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। अब ये बाउमन कैप्सूल यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन क्या कहलाएगा बच्चों? इसको कहते हैं पीसीटी। दिस वन इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और ये बीच का पोर्शन कहलाएगा लूप ऑफ हेनले। दिस वन इज लूप ऑफ हेनले, और ये वाला पोर्शन इसको कहते हैं डीसीटी। पीसीटी डीसीटी, ये बाउमन कैप्सूल। यहाँ पर यूरिन होता है बच्चों हमेशा आइसोटोनिक, और यहाँ पर इसमें से वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है। दिस वन इज वाटर, दिस वन इज वाटर। और यहाँ पर हाइपरटोनिक, दिस वन इज हाइपरटोनिक, सबसे गाढ़ा होता है। यूरिन इज हाइपरटोनिक। यहाँ पर हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक दोनों कंडीशन, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, आइसोटोनिक दोनों कंडीशन हो सकती है, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। यहाँ पर दिस वन इज सोडियम मींस इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर यूरिन का कंसंट्रेशन भी आपको देखना है। कोई पूछे पीसीटी में यूरिन इज आइसोटोनिक, अब यहाँ पर सोडियम आयन एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं इस टाइप से, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और फिर यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ पर यूरिन और गाढ़ा होते जाएगा। यूरिन जब गाढ़ा हो जाएगा तो इंक्रीजिंग हाइपरटोनिसिटी हो गया, गाढ़ापन का बढ़ना, इंक्रीज हाइपरटोनिसिटी, हाइपरटोनिसिटी, यूरिन गाढ़ा होते जा रहा है, सबसे गाढ़ा यहाँ पर है। अब फिर इसमें से सोडियम आयन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गए सोडियम आयन। जब सोडियम आयन एब्जॉर्ब होंगे तो गाढ़ापन कम हो जाएगा बच्चों। जैसे जैसे यूरिन ऊपर जाएगा तो यहाँ पर यूरिन नॉर्मल से कम गाढ़ा है या आइसोटोनिक है, भीतर और बाहर का सांद्रण बराबर है, आइसोटोनिक, या उससे कम गाढ़ा है, हाइपोटोनिक कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्योंकि इसमें बच्चों वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम आयन भी रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, यहाँ पर भी वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर भी वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा हाइपरटोनिक यूरिन उत्सर्जित होता है। दिस वन इज हाइपरटोनिक यूरिन, हम लोग थोड़ा सा गाढ़ा यूरिन उत्सर्जित करते हैं। एक नेफ्रॉन में ये तीन कंडीशन होती है बच्चों, पीसीटी में आइसोटोनिक यूरिन होता है, और लूप ऑफ हेनले में हाइपरटोनिक यूरिन होता है, और डीसीटी में हाइपो भी होता है, आइसो भी होता है। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये बच्चों वाटर के लिए डिसेंडिंग लिम्ब, दिस वन इज डिसेंडिंग लिम्ब, दिस वन इज परमेबल टू वाटर, वाटर के लिए पारगम्य, इम्परमेबल टू वाटर, दिस वन इज परमेबल टू वाटर, वाटर के लिए पारगम्य होती है,
परमेबल टू वाटर, वाटर के लिए पारगम्य है, और ये जो पोर्शन है ये इम्परमेबल टू वाटर है। दिस वन इज इम्परमेबल टू वाटर, वाटर के लिए अपारगम्य है लेकिन सोडियम आयन के लिए पारगम्य है। ये सबसे गाढ़ा यहाँ पर है, लेकिन सोडियम आयन फिर निकल रहे, गाढ़ापन धीरे धीरे कम हो रहा है, गाढ़ापन नॉर्मल से भी कम हो जाता है, हाइपोटोनिक या उसके बराबर ही होता है, आइसोटोनिक। यहाँ पर बराबर भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। एक नेफ्रॉन में यूरिन का कंसंट्रेशन आपको ध्यान रखना है। पीसीटी में आइसोटोनिक, लूप ऑफ हेनले में पहला इंक्रीजिंग हाइपरटोनिसिटी, यहाँ पर हाइपोटोनिक। अब डिक्रीजिंग हाइपरटोनिसिटी, गाढ़ेपन में कमी, डिक्रीजिंग हाइपरटोनिसिटी, इधर इंक्रीजिंग हाइपरटोनिसिटी, यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइपरटोनिक, और यहाँ पर हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। और हम क्योंकि वाटर का पुनः अवशोषण होता जा रहा है इस फिल्ट्रेट में, तो ये और गाढ़ा होता जाएगा, इसको कहते हैं हाइपरटोनिक यूरिन। ये हाइपरटोनिक यूरिन का उत्सर्जन करता है। तो बच्चों मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन ये यहाँ पर इस टाइप से कंप्लीट होता है। तो बच्चों यहाँ पर दिस वन इज marine fish and amphibia glomerulus is absent, so tubular secretion only mode of excretion। एक important word है बच्चों, in there is marine fish and amphibia, समुद्री फिश और एम्फीबिया। in marine fish, marine, marine fishes and amphibia, marine fishes और एम्फीबिया में ग्लोमेरुलस absent होता है। ग्लोमेरुलस is absent, so tubular secretion is only mode of excretion। glomerulus, this one is merulus absent, glomerulus absent होता है। तो बच्चों उत्सर्जन कैसे होगा? केवल ट्यूबुलर सिक्रीशन के द्वारा। हमारी बॉडी में तो ट्यूबुलर सिक्रीशन कब हो रहा है? जो पदार्थ वहां पर फिल्टर नहीं हुआ उसको वहां पर मिला दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ट्यूबुलर TUBULAR secretion is main method of excretion, main method of excretion। उत्सर्जन की मुख्य विधि ट्यूबुलर सिक्रीशन। किसमें बच्चों? मैराइन फिशेस एंड एम्फीबिया, समुद्री फिशेस और एम्फीबिया में ग्लोमेरुलस absent होता है, इसलिए ट्यूबुलर सिक्रीशन इज द ओनली मेथड ऑफ एक्सक्रीशन। एक ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद दिस वन इज ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस 4 टाइम मोर कंसंट्रेट देन इनिशियल फिल्ट्रेट। यहाँ पर 4 गुना ज्यादा गाढ़ा हो रहा है बच्चों यूरिन। यहाँ पर x है, सपोज कंसेंट्रेशन x, तो बच्चों यहाँ पर कंसेंट्रेशन 4x है, 4 गुना गाढ़ा। फिर यहाँ गाढ़ापन और कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे हम यूरिन को शरीर से बाहर निकालते हैं यहाँ पर 4x है, 4 गुना गाढ़ा हम यूरिन का उत्सर्जन करते हैं। ह्यूमन कैन एक्सक्रीट 4 टाइम मोर कंसंट्रेट यूरिन देन देयर इज पीसीटी। पीसीटी में यूरिन का जितना सांद्रण है उसका 4 गुना ज्यादा सांद्रण वाला यूरिन हम लोग उत्सर्जित करते हैं। तो बच्चों ये यूरिन फॉर्मेशन का मेन मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितना परसेंट है और ग्लोमेरुलस जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कितना परसेंट है। फिर यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, जीएफआर क्या है बच्चों, आरएफ क्या चीज है, फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या चीज है। अगर जीएफआर कम हो जाए तो काय का साइन है, जीएफआर 125 ml पर मिनट, साथ में 180 लीटर पर डे, दोनों वर्ड आपको ध्यान रखना है। पीसीटी में कंसंट्रेशन आइसोटोनिक, डीसीटी में हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक, और
लूप ऑफ हेनले में हाइपोटोनिक, ये बच्चों यूरिन का कंसंट्रेशन ध्यान रखना है। जो लूप ऑफ हेनले की उतरने वाली शाखा है वो वाटर के लिए परमेबल होती है, और जो लूप ऑफ हेनले की चढ़ने वाली शाखा है वो वाटर के लिए इम्परमेबल। जो वाटर के लिए परमेबल होगी वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल, और जो वाटर के लिए इम्परमेबल होगी वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। बाद में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता तब फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि यार डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमेबल थी या असेंडिंग लिम्ब परमेबल थी। तो ये दोनों चीज आपको समझनी है। अब बच्चों उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है जो चैप्टर दिस वन इज ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल जैसे हमने बताया था, ऑर्निथीन साइकिल फॉर्मेशन ऑफ यूरिया साइकिल, दिस वन इज यूरिया साइकिल भी कहते हैं। दूसरा नाम ऑर्निथीन साइकिल भी है। यूरिया साइकिल भी, ऑर्निथीन साइकिल भी। यूरिया साइकिल ऑब्लिक ऑर्निथीन साइकिल। तीसरा क्रेब्स एंड हेंसलेट साइकिल, क्रेब्स एंड हेंसलेट, SELET, हेंसलेट साइकिल, क्रेब्स एंड हेंसलेट साइकिल। यूरिया फॉर्मेशन या यूरिया साइकिल कहाँ पर होती है बच्चों? इन लीवर में, लीवर में होती है। देयर इज टू मोलिक्यूल ऑफ यूरिया, टू मोलिक्यूल अमोनिया, अमोनिया के दो मोलिक्यूल प्लस वन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP फॉर्म क्या बनाते हैं बच्चों? वन मोलिक्यूल ऑफ यूरिया, यूरिया का एक मोलिक्यूल बनाते हैं। यूरिया के एक मोलिक्यूल में कितने अमोनिया खर्च होते हैं? दो मोलिक्यूल अमोनिया के और दो एक कार्बन डाइऑक्साइड का और दो एटीपी। इस प्रकार से एक मोलिक्यूल यूरिया बनता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर ऑर्निथीन साइकिल है, सबसे ऊपर एक इसको कहते हैं बच्चों सिट्रुलिन। सिट्रुलिन ये बनता है यहाँ पर ऑर्निथीन से। यहाँ पर आ गया ऑर्निथीन, और ऑर्निथीन काई से बनता है बच्चों? CO2 प्लस अमोनिया, CO2 प्लस अमोनिया। अब यहाँ पर ये बन जाता है कार्बेमाइल फॉस्फेट, कार्बेमाइल फॉस्फेट। और साथ में कार्बेमाइल फॉस्फेट के साथ यहाँ पर खर्च होते हैं 2 ATP, 2 ATP यूज्ड इनटू 2 ADP। यहाँ पर ये साइकिल में इंटर कर जाता है। कार्बेमाइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ क्रिया करके सिट्रुलिन बनाता है, और सिट्रुलिन फिर बनाता है बच्चों आर्जिनोसैक्सेनिक एसिड। दिस फॉर्म आर्जिनोसैक्सेनिक एसिड, ये बना लेता है। हियर इज आर्जिनो, SUCCINIC, सक्सेनिक एसिड। अब आर्जिनोसैक्सेनिक एसिड फिर बना लेता है आर्जिनिन। हियर इज आर्जिनोसैक्सेनिक एसिड, फिर आर्जिनोसैक्सेनिक एसिड टूट जाता है, फिर बनाता है आर्जिनोसैक्सेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड एंड आर्जिनिन। ये बना लेता है फ्यूमेरिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड एंड आर्जिनिन। फ्यूमेरिक एसिड यहां चला जाता है, फ्यूमेरिक एसिड प्लस ये बन गया आर्जिनिन, GININE। फिर आर्जिनिन, आर्जिनिन टूट जाता है यूरिया ऑर्निथीन में, आर्जिनिन ऑर्निथीन एंड यूरिया। ये बच्चों यूरिया बाहर से निकल गया, ये ऑर्निथीन में टूट गया, ऑर्निथीन दोबारा से एंटर कर गया। यहाँ पर एक मोलिक्यूल अमोनिया, यहाँ पर दूसरा मोलिक्यूल अमोनिया, दिस वन इज एस्पर्टिक एसिड। एस्पर्टिक एसिड के रूप में एक अमोनिया दोबारा से साइकिल में एंटर करता है। आर्जिनोसैक्सेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ये क्रेब्स साइकिल में चला आता है, enter into Krebs cycle, and arginine again break into two part, ornithine and urea। ornithine दोबारा से इससे क्रिया करता है सिट्रुलिन। तो आर्जिनिन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम बच्चों यहाँ पर होता है आर्जिनेज। ये आर्जिनेज एंजाइम का होना बहुत जरूरी है। ये आर्जिनेज एंजाइम ही आर्जिनिन को दो भागों में तोड़ता है। इसको कहते हैं बच्चों यूरिया साइकिल, और कहाँ पर होती है? लिवर में। कितने अमोनिया खर्च होते हैं? दो मोलिक्यूल अमोनिया,
एक अमोनिया यहाँ पर आ रहा है खर्च और एक अमोनिया यहाँ पर आ रहा है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड खर्च हो रहा है, ये हो गया, और 2 एटीपी खर्च हो रहे हैं, ये हो गया। इससे बनता है एक यूरिया। ये तीनों फर्स्ट कार्बोनिल फॉस्फेट और ऑर्निथिन के साथ क्रिया करके सिट्रुलिन, फिर एस्पर्टिक एसिड के साथ जोड़ करके आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, 2 भागों में टूट जाता है, आर्जिनिन और फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड क्रेब्स साइकिल में चला जाता है, फिर आर्जिनिन फिर 2 भागों में टूटता है, ऑर्निथिन एंड यूरिया। यूरिया ब्लड में चली जाती है, यूरिन के रूप में बाहर निकल जाती है, जबकि ऑर्निथिन दोबारा से साइकिल में एंटर कर जाता है। इसको कहते हैं यूरिया साइकिल। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इसी के द्वारा होता है। ऑर्निथिन साइकिल, सबसे पहला प्रोडक्ट ऑर्निथिन है, ऑर्निथिन के साथ ही ये जुड़ करके सिट्रुलिन बनाता है। दूसरा क्रेब्स एंड हेंसेलेट, इन्होंने जो 2 वैज्ञानिकों ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको क्रेब्स हेंसेलेट साइकिल भी कहते हैं। दिस वन इज फर्स्ट proposed by Hans Krabbe and Henselet 1932। फर्स्ट proposed by, सबसे पहले प्रस्तुत किया, proposed by Hans Krabbe KREB and Henselet HANSLEIT 1932 1932 में। सो कॉल्ड इसलिए कहा जाता है क्रैब्स एंड हेंसेलेट साइकिल, क्रैब्स एंड हेंसेलेट साइकिल कहते हैं बच्चों। सबसे पहले दोनों वैज्ञानिकों ने इसको डिस्कवर किया था। कहाँ पर होती है बच्चों? लेबर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लेबर में। यूरिया साइकिल कहाँ चलती है? लेबर में। ऑर्निथिन साइकिल कहाँ होती है? लेबर में। एक यूरिया बनने में कितने अमोनिया खर्च होते हैं? इसको क्रेब्स एंड हेंसेलेट साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रेब्स और हेंसेलेट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो बच्चों ये इसके फॉर्मेशन का प्रोसेस है। चलो बच्चों इतना ही करते हैं आज, कल से नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आएगा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र।